वीरपुर गांव के सुदूर कोने में एक तालाब था। उस तालाब की बहुत बदनामी थी। किसी बड़े डाकू या चोर का डर नहीं था, बल्कि भूतों के आतंक के कारण उस तालाब के पास कोई आमतौर पर नहीं जाता था। रात में वहां जाने की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस गांव में एक बहुत अमीर किसान था, महेश। जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन सब कुछ छोड़कर उन्होंने दोपहर में ही दम तोड़ दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति गरीब किसानों से तरह तरह की चालाकियों से छीनकर बढ़ाई थी। उनके रिश्तेदार रोने और गिड़गिड़ाने लगे। इन सब कामों में शाम हो गई। और देर नहीं कर सकते, लाश को लेकर जाना होगा, नहीं तो वापस आते आते बहुत रात हो जाएगी। हाँ ठीक है, लाश को गांव में एक बार घुमा के उसके बाद शमशान ले जाएंगे। उसके बाद सब लोग लाश लेके चल पड़े। फिर गांव का चक्कर लगाते हुए शव को श्मशान ले जाया गया। शव को गांव के भीतर घुमाते घुमाते शाम हो गई। गांव के आखिरी हिस्से में स्थित पुल पार करने से पहले ही जो लोग पीछे पीछे चल रहे थे, वे धीरे धीरे अपने अपने घर लौट गए। हाथ में लालटेन लेकर जो लोग बचे थे, वे शव को लेकर उसी बदनाम तालाब के किनारे पहुंचे। उस तालाब के पास एक बहुत पुराना पेड़ था और उसकी डाल पर एक भूत बैठा था, जिसका नाम कलुआ था। एक और लाश आ रही है, बहुत अच्छी गंध आ रही है। ये बूढ़ा अमीर था, गरीबों का खून चूसकर आज मरा है। अच्छा हुआ। तुम लोग यहाँ पर ही बैठो, हम तीनों लकड़ियों का बंदोबस्त करने जाते हैं। और हाँ, लाश को छूकर ही बैठे रहना, नहीं तो भूत लाश लेकर चला जाएगा। हाँ ठीक है, हम लोग यहीं पर ही रुकते हैं, तुम लोग थोड़ा जल्दी आना। कलुआ पेड़ की डाल पर बैठा सब देख रहा था। उसके आसपास के लोग धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। इधर उधर नजर डालते हुए उन्हें कुछ पेड़ पौधे दिखाई दिए। आसमान काला हो गया, मानो बारिश आने वाली हो। चलो, एक पेड़ काटने से काम हो जाएगा। दो लोग लकड़ी काटने में लग गए। शांत और नीरव वातावरण में लकड़ी काटने की आवाज से माहौल डरावना लगने लगा। उधर दो लोग शव के पास बैठे थे। उनमें से एक मृतक का बेटा था। वो लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आसमान देख के लग रहा है बारिश आने वाली है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आसमान और काला होता जा रहा था और बारिश का खतरा बढ़ने लगा। उसी समय वे लोग लकड़ी लेकर पहुंचे। चिता सज चुकी थी। अचानक तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी के थपेड़ों से लालटेन बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रात का अंधकार और आंधी की दहशत ने सबको डरा दिया। तभी अचानक जोरदार तूफान आया। बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंधी के बीच एक डाल टूटकर गिर पड़ी। सभी लोग जान बचाने के लिए भागकर एक झोंपड़ी में पहुंचे।
किसी तरह उस झोपड़ी में आश्रय लिया, लेकिन वह झोपड़ी भी उड़ने की कगार पर थी। कलुआ पेड़ की डाल पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने सोचा, अभी मौका है। बूढ़ा को कोई भी छू के नहीं बैठा है। बहुत दिन हो गए कुछ नहीं खाया। अगर एक बार इस बूढ़े की शरीर में घुस गया तो पूरी जिंदगी खाते पीटे काट जाएगा। कलुआ ने मौके का फायदा उठाते हुए किसान के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर खाट पर बैठकर सीधा हो गया। नया शरीर, मजा आ रहा है। अब इन्हें थोड़ा बहलाकर फुसलाकर घर तक पहुंचने को कहूं तो काम पूरा हो जाएगा। उधर जब बारिश शांत हुई तो सभी लोग फिर से श्मशान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खाट पर मृत किसान सीधा बैठा हुआ है तो डर के मारे चौंक गए। यह क्या? पिताजी तो खाट पर जीवित बैठा हुआ है। ये क्या है? यह क्या वास्तव में जिंदा हो गया या फिर किसी भूत प्रेत ने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया? मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी महेश के अंदर बैठे कलुआ ने बोला, क्या देख रहे हो? ऐसे खड़े रहोगे? मुझे खाट से नीचे उतारो। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। लेकिन बाबा, डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम मर चुके हो, तो अब जिंदा कैसे हो सकते हो? मेरे बेटे ऐसी बातें मत करो। अगर मैं मर चुका होता तो फिर जिंदा कैसे हो गया? यही तो सवाल है। असल में मेरी सांस थोड़ी अटक गई थी। तूफान और बारिश के कारण मेरे शरीर पर जो दबाव पड़ा उसने मेरी सांस खोल दी। लेकिन तुम सब मुझे वहीं छोड़कर चले गए। अब मुझे घर ले चलो। ठीक है बाबा, खाट से उठिए, हम आपको घर लेकर चलते हैं। फिर सबने खाट को कंधे पर उठाया और जीवित किसान को लेकर गांव की ओर चल पड़े। गांव में दाखिल होते ही यह खबर चारों ओर फैल गई कि मृत किसान फिर से जिंदा हो गया है। कहां हो सब? बाहर आओ। किसान की पत्नी ने जब उसे जीवित देखा तो चकित रह गई। तुम तो मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए? किसने कहा कि मैं मर गया था? मेरी सांस अटकी हुई थी, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से सांस फिर से खुल गई। अब मुझे ठीक से नहलाओ। आखिर श्मशान से लौट कर आया हूं और मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। थोड़ी दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। शादी में अच्छे से खाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पत्नी डर के कारण उसके पास भी नहीं जा रही थी। उसके बाद महेश को नहलाने के बाद सब लोग घर के अंदर गए। उसी रात किसान अकेले ही सोया। उसकी पत्नी भयवश उससे दूर रही। उसी दिन के बाद से महेश अजीब बर्ताव कर रहा था। घर में सबको यह समझ आ रहा था। कल उसकी बेटी की शादी है, इसलिए अर्जुन ने उसके बाबा से पूछा, बाबा, कल कविता की शादी है। शादी में क्या क्या बनेगा और बाजार से क्या क्या लाना है, इस पर चर्चा करनी होगी। चलो थोड़ा बैठकर सब तय कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं इन सब में शामिल नहीं होने वाला। अर्जुन, जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन हाँ, मिठाई थोड़ी ज्यादा बनवाना। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। क्या कह रहे हो बाबा? डॉक्टर ने तो तुम्हें मिठाई खाने से मना किया है। अरे डॉक्टर की बात छोड़ो, कितने दिन का जीवन बचा है? जितना बचा है उसमें थोड़ा मिठाई का मजा ले लूंगा। बेटा यह सुनकर अपनी मां के पास गया और सारी बातें बताई। तुम्हारे बाबा कुछ अजीब लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी कभी उनमें कोई और आत्मा प्रवेश कर रही हो। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। पास के गांव में शंकर वैद्य से जाकर सारी बातें बताओ, देखो वे क्या कहते हैं। वह आदमी जो कभी मिठाई नहीं खाता था अब मिठाई खाने की बात कर रहा है। जाओ बेटा, अभी जाओ।
ठीक है माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। बेटा तुरंत पास के गांव में काशी वैद्य के घर की ओर चल पड़ा। जब काशी वैद्य ने किसान के बेटे को देखा तो बोले, क्या बात है बेटा, तुम इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? क्या बताऊं डॉक्टर जी, आपने तो कहा था कि मेरे पिता का देहांत हो गया है, लेकिन वे श्मशान से जीवित होकर घर वापस आ गए। ये कैसी अजीब बात कर रहे हो? हाँ, आपने सही सुना। अर्जुन ने सारी घटना विस्तार से बताई है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारे पिता के शरीर में किसी भूत प्रेत ने प्रवेश कर लिया है। श्मशान वैसे भी अशुभ जगह होती है और उस समय तूफान और बारिश का माहौल था। जब तुम लोग शव को छोड़कर चले गए तब यह सब हुआ होगा। यह निश्चित रूप से भूत प्रेत का मामला है। अब तुम लोग बहुत सावधान रहो। तो अब क्या करना चाहिए डॉक्टर जी? वह तो हमारे घर में वैसे ही हमारे पिता के रूप में बैठा है। इस बात को किसी को मत बताना और इस बात का पता तुम्हारे पिता को भी नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे पिता के मृत शरीर को पूरी तरह जलाने का इंतजाम करना होगा, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होगा। अगर उसे पता चल गया तो वह तुम सबको खत्म कर देगा। तो यह कैसे किया जाए? यह काम बहुत सोच समझ कर करना होगा। आज रात तुम्हारी बहन की शादी है, तो काम को उसी दौरान निपटाना सही रहेगा। उसे किसी एकांत झोंपड़ी में ले जाकर दरवाजा बंद कर देना और झोंपड़ी को जला देना। इसके साथ ही ध्यान रखना कि भूत प्रेत को खाने में बकरियों का मांस बहुत पसंद होता है। तुम उस झोंपड़ी में पहले से एक मरी हुई बकरी रख देना। भूत मांस खाने में व्यस्त रहेगा और तब तुम अपना काम कर सकते हो। अब घर जाकर सबको पहले से सतर्क कर दो। ठीक है डॉक्टर जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। महेश के बेटे ने घर लौटकर अपनी मां और परिवार वालों को सब कुछ बताया। यह सुनकर वे सब दंग रह गए। अब क्या होगा अगर उसने हम सबको मार दिया तो? तुम चिंता मत करो माँ, हम उसको नहीं छोड़ देंगे। हाँ, कल रात बहन की शादी के समय ही उस भूत का काम निपटा देंगे। उधर महेश दूर से देख रहा था कि सब लोग फुसफुसाकर क्या बातें कर रहे हैं। वह पास आया और बोला, क्या हुआ? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बाबा, कल बहन की शादी है। हम बस ये सोच रहे थे कि हमारे बगीचे की झोंपड़ी में रखी बकरियों की सुरक्षा कैसे करेंगे। आप तो जानते हैं यहाँ चोरी का खतरा हमेशा रहता है। हम सब कल शादी में व्यस्त रहेंगे, इसलिए किसी जिम्मेदारी सौंपे यह तय कर रहे हैं। तो क्या हुआ? असल में एक बकरी मर गई है। अगर कोई पहरा नहीं दिया और मरी हुई बकरी चोरी हो गई तो? अरे, इसमें सोचने की क्या बात है? मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं पहरा दे दूंगा। और वह मरी हुई बकरी का क्या किया? वह वहीं है। हाँ बाबा, वह वहीं है। ठीक है, वह वहीं रहने दो, कल मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। अब सबको साफ समझ आ गया कि वैद्य जी सही कह रहे थे। यह उनके पिता नहीं बल्कि उनके शरीर में किसी भूत प्रेत ने प्रवेश कर लिया है। और हम सोच रहे थे कल शादी में मिठाई थोड़ा कम ऑर्डर करूंगा। और बाबा, डॉक्टर ने आपको मिठाई खाने से मना किया था। अरे, वो तो पहले की बात थी। अब मैं ठीक हूँ, मिठाई थोड़ी ज्यादा मंगवाओ। अगले दिन शाम को सब लोग शादी में आए। महेश का खाना देखकर सब लोग चौंक गए। मिठाई, मांस, मुर्गी सब कुछ था वहां पर और महेश सारा खाना एक राक्षस की तरह खा रहा है। देखते देखते रात हो गया। अरे, कितनी रात हो गई है? अब मुझे ले चल उस झोपड़ी के पास। हाँ बाबा, चलो। घर के पीछे ही एक छोटा सा झोपड़ी था। वो दोनों उस तरफ ही चल पड़े। अर्जुन, उसका छोटा भाई और डॉक्टर ने पहले से ही उस झोपड़ी में केरोसिन डाल के रखा था। वो दोनों एक कोने में छुप के इंतजार कर रहे थे। ये रहा बाबा, हम पहुंच गए। इसके अंदर ही वो मरा हुआ बकरी भी है। ठीक है बेटा, तुम लोगों को अब कोई डर नहीं है। अब तुम आराम से शादी के बाकी काम निपटा सकते हो।
महेश थोड़ी सी दूर जाते ही बोले, अरे ये कैसी बदबू है? अरे ये तो केरोसिन की बदबू है। उस झोपड़ी में केरोसिन भी रखा जाता है ना, हो सकता है थोड़ी सी केरोसिन गिर गई हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तू घर जा, बाकी ये सब मैं देख लूंगा। महेश का बेटा घर जाने का नाटक करते हुए अंधेरे में छिप गया और पास के पेड़ों के पीछे जाकर देखता रहा। उधर महेश, जो अब भूत के कब्जे में था, बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे झोपड़ी के अंदर चला गया। शंकर वैद्य ने सबको इशारा किया और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। किसान का बेटा धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से दरवाजे के पास गया और देखा कि उसके पिता के रूप में मौजूद वह प्रेत मरी हुई बकरी को बड़े आराम से खा रहा था। जैसे ही मौका मिला, बेटे ने दरवाजे को जंजीर से कसकर बंद कर दिया। तभी शंकर वैद्य ने जलती हुई मशाल झोपड़ी पर फेंक दी। झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। अंदर से कलुआ चीखने चिल्लाने लगा, तुम लोगों ने मुझे बंद कर दिया है। अगर एक बार मैं छूट गया तो तुम सबको और इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वैद्य जी, क्या वह फिर से बाहर आ सकता है? नहीं नहीं, इस आग में वह पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और हाँ, जल्दी से अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करवाओ और पिंड दान कर दो। सबने वैद्य की बात मान ली। शादी के बाकी बचे काम पूरे किए गए और 7 दिन बाद जाकर किसान के नाम से पिंड दान किया गया।